हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का अपना एक और टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आधारी उपापचय, ठीक है, जिसे कि बेसल मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। आप लोगों ने बीएमआर का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट यानी आधारी उपापचय दर को ही बीएमआर कहते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे आज के सेशन में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, किस यंत्र से इसकी गणना की जाती है और किस किस एज में बीएमआर कैसा होता है, इन सबको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि प्रत्येक जीव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिन्हें कि क्या क्या कहते हैं, तो भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं और यांत्रिक क्रियाएं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि व्यक्ति का उठना बैठना चलना फिरना यानी जो उसका फिजिकल वर्क रहता है, शारीरिक कार्य, वह किसके अंतर्गत आता है, तो वह आता है भौतिक क्रियाओं की श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, और ध्यान दीजिए, शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं जिन पर हमारी कोई भी यानी हमारा कोई भी बस नहीं चलता है। ये सारी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, इनको क्या कहते हैं, तो ये यंत्रों द्वारा चलती हैं और इन क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जब ये क्रियाएं बंद हो जाएंगी तो मृत्यु हो जाती है। तो ये जैसे कि क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, सांस लेना, हृदय का धड़कना, रक्त संचार, इन सब पर क्या होता है, हमारा बस नहीं चलता। यह सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब आती हैं अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत। ठीक है, इन्हीं क्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं क्रियाओं को जैविक क्रिया कहा जाता है। अब आगे देखिए, शरीर को जीवित रखने तथा इन क्रियाओं को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हम जो काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, उन सब के लिए जो एनर्जी होती है तो वो तो लगती है। इसके अलावा भी जो हमारी शरीर के अंदर की अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, ये सब हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनको करने के लिए भी हमारा शरीर क्या लेता है, ऊर्जा लेता है। इनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शरीर को जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाले उपापचय को ही आधारी उपापचय कहते हैं। यानी कि इन क्रियाओं को करने के लिए हमारी बॉडी कितनी एनर्जी लेती है, इसी को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं, आधारी उपापचय कहते हैं। और इसके मापन को कहते हैं आधारी उपापचय दर या फिर बीएमआर भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आराम से इससे रिलेटेड पिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधारी उपापचय की माप उस समय की जाती है जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का मानसिक या फिर शारीरिक कार्य नहीं कर रहा हो, यानी कि पूर्णतः विश्राम की अवस्था में ही बीएमआर का हम लोग जो है मापन कर सकते हैं। ठीक है, इस माप के समय व्यक्ति के पर्यावरण का तापक्रम सामान्य होना चाहिए। आधारी उपापचय की माप करते समय व्यक्ति को हो जागृत अवस्था यानी कि जागते रहना चाहिए। सोए हुए अवस्था में जो है इसका नहीं मापन किया जा सकता। और भोजन कितने घंटे पहले कर लेना चाहिए, तो 12 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही बीएमआर की जो है हम लोग गणना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आधारी उपापचय का मापन आप लोग स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिएगा, अदरवाइज मैं इस वीडियो की नोट्स के पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आप लोग वहां से भी पीडीएफ के जरिए आप लोग नोट्स बना सकते हैं, वहां से भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आधारी उपापचय का मापन। आधारी उपापचय को नापने के लिए निम्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है। यानी किन किन परिस्थितियों में हम लोग बीएमआर की गणना कर सकते हैं या किन परिस्थितियों में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य हो। ठीक है, दूसरा है उसे भोजन ग्रहण किए हुए 12 घंटे हो चुके, यानी 12 घंटे पहले भोजन ग्रहण कर लेना आवश्यक होता है। कमरे का तापमान आरामदायक यानी कि कितना होना चाहिए, 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो। अधिक सर्दी व अधिक गर्मी से ऊतकों में ऑक्सीजन की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, यानी कि वह कोई काम करके ना आया हो या फिर कोई मेंटल स्ट्रेस उसके अंदर ना हो। प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे तक पूर्णतः आराम कर लेना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तभी जो है करना चाहिए। व्यक्ति किसी संवेगात्मक विकार से पीड़ित ना हो, जैसे कि गुस्से में नहीं होना चाहिए, भय नहीं हो, तनाव ना हो, मेंटल स्ट्रेस, ये सब नहीं होने चाहिए। तभी उसके बाद ही बीएमआर की गणना
की जाती है। ठीक है, सिद्धांत देखिए, व्यक्ति विश्राम की अवस्था में प्रायः ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा ग्रहण करता है जो उसके शरीर के आधारी उपापचय के लिए उपयोग में काम आती है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई भी काम करते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, जल्दी जल्दी जो है हम लोग हाँफने लगते हैं, तो जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग ज़्यादा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उससे शरीर के आधारी उपापचय के उपयोग में, यानी जितना हमें चाहिए बीएमआर की गणना के लिए उतना नहीं होता, ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं। इसीलिए रिलैक्स जो है एकदम आराम की अवस्था में बीएमआर की गणना करनी चाहिए, जिससे कि जो नॉर्मल हम लोग सांस लेते हैं या नॉर्मल अवस्था में हम लोग O2 को जिस आधार पर लेते हैं उसी के आधारी उपापचय के लिए वही जो ऊर्जा जो है वह काम में आती है। कोई काम करते समय अगर हम इसकी गणना करेंगे तो क्या होगा, जो गणना होगी वह गलत निकल के आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो समझ में आ रही है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आधारी उपापचय यानी बीएमआर का निर्धारण किस यंत्र द्वारा किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आधारी उपापचय दर को मुख्यतः अप्रत्यक्ष विधि से नापते हैं। किससे? अप्रत्यक्ष विधि से नापते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में टीसोट का उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, जो कि काफ़ी समय लेने वाला तथा व्यय साध्य होता है। अप्रत्यक्ष विधि से आधारी उपापचय दर को नापने के लिए देखिए बेनेडिक्ट एवं रॉथ ने आविष्कार किया। किसने इसका यंत्र का आविष्कार किया? तो बेनेडिक्ट एवं रॉथ द्वारा आविष्कार किए गए उपकरण का प्रयोग किया जाता है बीएमआर के लिए। ठीक है, तो बेनेडिक्ट तथा रॉथ ने दो तरह के उपकरण बताए हैं। कौन कौन से? एक तो स्पाइरोमीटर और दूसरा है काइमोग्राफ। तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए कि बीएमआर की गणना किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो बीएमआर की गणना स्पाइरोमीटर और काइमोग्राफ यंत्र द्वारा की जाती है। बहुत ही डिटेल में इस यंत्र को मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगी, आप लोग बस ये देख लीजिए किससे इसकी गणना की जाती है और इसका पिक देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो है स्पाइरोमीटर, ध्यान दीजिए ये है स्पाइरोमीटर। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ काइमोग्राफ। देखिए ये है काइमोग्राफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्पाइरोमीटर और काइमोग्राफ की द्वारा ही बीएमआर की जो है वह गणना की जाती है। अब आगे देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए आगे देखते हैं आधारी उपापचय दर को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए क्वेश्चन बेसिकली यहीं से निकल के आते हैं। वो तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि बीएमआर होता क्या है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, बेस क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को जो है वह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए बीएमआर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है शरीर का भार। कैसे? देखिए प्रायः एक स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष जिसका भार समान है, उसका बीएमआर 1 किलो कैलोरी पर 1 किलोग्राम शरीर भार का पर घंटा होता है। एक स्त्री का 0.9 किलो कैलोरी किलोग्राम शरीर का भार पर घंटा होता है। इसका मुख्य कारण पुरुष, यानी जो अंतर है इनके बीएमआर का, इसका मुख्य कारण है पुरुष तथा स्त्री की संरचना की बनावट। ठीक है, उसकी बनावट, उसका आकार, आकृति, क्षेत्रफल तथा भार में अंतर की वजह से ही जो है वह बीएमआर में भी अंतर आता है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर का आकार। पोषण वैज्ञानिकों के अनुसार बीएमआर शरीर भार की अपेक्षा शरीर के आकार, आकृति एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मोटे व्यक्तियों में वसा संग्रह अधिक होता है। ठीक है, मोटे व्यक्तियों में क्या होता है? तो फैट स्टोरेज जो है वह अधिक होता है, अतः बीएमआर कम होता है। क्योंकि जो जैसे वसा की जो है एक परत जो है हमारी बॉडी पर बनती जाती है, इससे क्या होता है? हमारा बीएमआर प्रभावित होता है। ठीक है, बीएमआर प्रभावित होता है। मोटे व्यक्तियों में वसा के संग्रह से क्या होता है? उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जो है वाहिनियों से रक्त जो है पूरा अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती है, धीरे धीरे करती है, और वसा संग्रह की अधिकता के कारण ही बीएमआर उनका कम हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दुबले पतले क्रियाशील यानी जो एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनका बीएमआर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से चलता है, उनकी सांस की क्रिया यानी उनके शरीर के अंदर की जो क्रिया होती है, अंदर की जो क्रियाएं होती है वह सुचारू रूप से काम करती हैं। इस वजह से उनका बीएमआर अधिक होता है। क्योंकि उनकी मांसपेशियों में जल का अंश अधिक होता है, जैसे कि खिलाड़ी, मजदूर और पहलवानों का बीएमआर अधिक होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आयु। ठीक है, आयु भी प्रभावित करती है। वह आयु
जब शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है तब BMR जो है वह बढ़ जाता है, क्योंकि इस आयु में वृद्धि के लिए ऊर्जा यानी कि ऊर्जा की जो है अधिक आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए कि वह आयु जब शारीरिक विकास यानी कि डेवलपमेंटल यानी ग्रोथ स्टेज पर जो है एनर्जी ज़्यादा लगती है, हमारी बॉडी एनर्जी ज़्यादा यूज़ करती है, तो उस समय BMR क्या होता है, उस समय BMR जो है वह अधिक होता है। छोटी आयु के बच्चों के शरीर का आकार कम होने पर भी उनका BMR जो है वह अधिक होता है। रीज़न समझ में आ गया कि छोटे बच्चों का BMR अधिक क्यों होता है, क्योंकि वो ग्रोथ स्टेज पे होते हैं और ग्रोथ स्टेज पे होने से एनर्जी जो है उनकी बॉडी ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है, जिससे कि BMR अधिक जो है वह होता है। 1 से 2 वर्ष में BMR सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 से 2 वर्ष में BMR सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद 2 से 5 वर्ष में कुछ कम हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। किशोरावस्था में यह फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में ग्रोथ जो है फिजिकल और मेंटल दोनों जो है फिर से जो होने लगता है, इसीलिए BMR फिर से बढ़ जाता है। जबकि प्रौढ़ावस्था में कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि 10 वर्ष की अवस्था होने पर 2% ऊर्जा व्यय शरीर में कम हो जाती है। वृद्धावस्था में BMR की गति काफ़ी कम होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, BMR की गति सबसे कम किस अवस्था में होती है, तो वह होती है वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों की मांसपेशियां जो है वह अधिक काम नहीं करती, अधिक क्रियाशील नहीं होती, ग्रोथ नहीं होता उनका, तो इसलिए उनका BMR भी कम होता है। ठीक है, तो वृद्धावस्था में BMR सबसे कम होता है और जो छोटे बच्चों में BMR सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिंग भेद यानी सेक्स डिफरेंस से भी BMR प्रभावित होता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा BMR 6 से 10% तक अधिक होता है, क्योंकि पुरुषों के शरीर में क्रियाशील मांसपेशियां अधिक मात्रा में होती है, जबकि स्त्रियों के शरीर में वसीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों में क्या अधिक होता है, तो क्रियाशील मांसपेशियां अधिक होती हैं, जबकि स्त्रियों में वसीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए स्त्रियां जल्दी से जो है वो फैट हो जाती हैं। ठीक है, वसीय ऊतकों की क्रियाशीलता कम होती है। महिलाओं के शरीर का क्षेत्रफल पुरुषों के क्षेत्रफल की अपेक्षा कम होता है, इस कारण भी जो है महिलाओं का BMR वह कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है तब BMR क्या होता है, कम होता है, परंतु जब तनाव तथा संवेग की स्थिति में होता है तब तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जब स्ट्रेस होता है वह चुपचाप तो बैठा रहेगा, लेकिन उसके मानसिक यानी उसके अंदर उसके मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी उलझनें चलती रहती है, जिससे कारण तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है और BMR भी बढ़ जाता है। मन, संवेग, क्रोध आदि की स्थिति में BMR की गति कितनी होती है, 10 से 15% तक बढ़ जाती है, क्योंकि संवेग की स्थिति में हृदय की गति तेज होती है। ठीक है, तेज होने से क्या होता है, हृदय की गति तेज चलती है, जिससे कि क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेते हैं, एनर्जी जो है ज़्यादा गेन करते हैं, जिससे BMR जो है वह बढ़ जाता है, कितना, 10 से 15%। आगे देखते हैं हम लोग शारीरिक परिश्रम। तो देखिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसका BMR अधिक होता है, मैंने पहले ही बताया था। शारीरिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति का BMR 5% तक बढ़ जाता है। मानसिक श्रम करने वाले लोगों का BMR क्या होता है, कम होता है। ठीक है, व्यायाम करने, साइकिल चलाने, फुटबॉल चलाने या कोई भी जो गेम खेलने से, जो फिजिकली गेम होते हैं उनको खेलने वाले लोगों का BMR जो है वह काफ़ी अधिक होता है। आगे देखते हैं, जलवायु भी प्रभावित करता है। तो BMR का जलवायु के साथ गहरा संबंध है। सर्दी भरी जलवायु में शरीर को तापमान को नियंत्रित करने के लिए शरीर की ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों की जो क्रियाशीलता यानी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अतः BMR अधिक हो जाता है। यानी कि सर्दियों में BMR क्या होता है, अधिक होता है, जबकि गर्मियों में BMR कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सामान्य तापक्रम से 10 सेंटीमीटर प्रति 10 सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि से व्यक्तियों की ऊर्जा 5% कम हो जाती है, परंतु सामान्य ताप प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटने से ऊर्जा की आवश्यकता क्या हो जाती है, 3% बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि सर्दियों में BMR हमारी बढ़ी हुई होती है, जबकि गर्मियों में क्या होती है, वह कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वर की स्थिति में BMR बढ़ जाता है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि होने से 7% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यदि व्यक्ति
यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका BMR कितना होगा, तो 35 से 40% तक उसका BMR बढ़ जाता है। ठीक है, ज्वर होने पर भी BMR क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, बढ़ जाता है। तो निद्रा, विश्राम की अवस्था में BMR 5 से 7% तक कम हो जाता है। अपर्याप्त पोषण तथा उपवास में, तो देखिए लंबे समय तक अपर्याप्त भोजन करने से शरीर की तंतुओं की क्रियाशीलता तथा शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। इस कारण BMR क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो व्रत तथा उपवास में BMR क्या रहता है, कम होता है। व्रत तथा उपवास और भुखमरी की स्थिति में BMR की गति सामान्य की अपेक्षा कितनी कम हो जाती है, तो 10 से 20% तक कम हो जाती है। अब देखिए गर्भावस्था में ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में गर्भावस्था में BMR की वृद्धि हो जाती है। ऐसा सक्रिय तंतुओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण होता है। विभिन्न परीक्षणों के आधार पर ज्ञात किया गया है कि इस अवस्था में आधारी उपापचय की दर में कितने % की वृद्धि होती है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है 15 से 20% तक की वृद्धि हो जाती है BMR में। ठीक है, जबकि दूध पिलाने वाली माता में BMR में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं किशोरावस्था में भी क्या होता है, BMR जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों ही ग्रोथ एज में होता है, इसलिए BMR इसमें बढ़ जाता है। अब देखिए ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ BMR को बढ़ाती हैं, जैसे कि कौन, इंपॉर्टेंट देख लीजिए, निकोटिन, कैफीन, थियोफिटलिन, एम्फेटामिन और बीटा क्लॉक्स, ये सब क्या है, ये सब BMR बढ़ाने की दवाइयाँ हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, कुछ और थोड़े से पॉइंट है। अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स कि आधारी उपापचय दर का महत्व क्या है, यानी कि यह क्यों किया जाता है, इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, किसी भोज्य पदार्थ का पर्याप्त ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए BMR का यूज़ किया जाता है, और उसके द्वारा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे रोगों के निदान के लिए भी BMR क्या होता है, आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति की BMR दर विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों तथा औषधियों का प्रभाव जो है देखा जा सकता है। तो ये हो गया इसका महत्व, यह क्यों किया जाता है। तो आई होप BMR आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि होम साइंस से रिलेटेड यहाँ पे सारे पॉइंट आप लोग को डिटेल में मिलेंगे, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आए आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से पिक करें और करेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए इसी साथ हम लोग अब आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।